हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब मस्त, ज़बरदस्त और जिंदाबाद होंगे। तो दोस्तों, आज है हमारी हिस्ट्री एनसीईआरटी सीरीज का अध्याय नंबर 9, नए साम्राज्य और राज्य। तो क्लास को पूरा देखिएगा, क्योंकि हमारी अभी आगामी सीटेट परीक्षा में एनसीईआरटी से ही हूबहू प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। और क्लास की शुरुआत होती है एक लड़के से जो कि राजा बनता है, जिसका नाम है अरविंद। अरविंद अपने स्कूल में खेले जाने वाले खेल नाटक में राजा की भूमिका अदा करने के लिए चुना गया। और उसने सोचा कि वह शाही वेशभूषा, मूछों पर ताव देते हुए, रूप पहले कागज में लिपटी तलवार को शान से पकड़कर चहलकदमी करेगा। और जरा सोचो उसे कितनी हैरानी होगी जब उसे बताया गया कि उसे बैठकर बीड़ा भी बजानी होगी और कविता पाठ भी करना होगा और एवं संगीतज्ञ राजा कौन हो सकता है, ये अरविंद सोचने लगा। और यहीं से क्लास की शुरुआत होती है कि क्या बताती हैं हमें प्रशस्तियां। दरअसल अरविंद गुप्त वंश के प्रसिद्ध राजा समुद्रगुप्त की भूमिका को अदा करने जा रहा था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें इलाहाबाद में अशोक स्तंभ पर खुदे एक अभिलेख से पता चलता है। और इसकी रचना समुद्रगुप्त के दरबार में कवि व मंत्री रहे हरिसेन के द्वारा एक काव्य के रूप में की गई थी। और ये एक विशेष किस्म का अभिलेख है जिसे प्रशस्ति कहा जाता है। ये एक शब्द संस्कृत शब्द है, यानी कि जो प्रशस्ति शब्द है वो एक संस्कृत शब्द है और जिसका अर्थ होता है प्रशंसा करना। प्रशस्तियां लिखने का प्रचलन पहले भी था, जैसा कि आप अध्याय 8 में पढ़ चुके हो, गौतमी पुत्र सातकर्णी की प्रशस्ति के बारे में। परंतु गुप्त काल में इसका महत्व और बढ़ गया था। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति। समुद्रगुप्त की प्रशस्ति हमें क्या बताती है। कवि ने इसमें राजा की एक योद्धा, युद्धों को जीतने वाले राजा, विद्वान और एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की है। यहाँ तक कि ईश्वर उसे ईश्वर के बराबर बताया गया है और प्रशस्ति में लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। यहाँ वैसे ही एक वाक्य का अंश दिया गया है। योद्धा समुद्रगुप्त, जिनका शरीर युद्ध मैदानों में कुठारों, कुल्हाड़ियों, तीरों, भालों, बर्छों और तलवारों, लोहे की गदाओं, नुकीले तारों तथा अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से भरे होने के कारण अत्यंत सुंदर दिखता है। अगर तुम मानचित्र 7 को गौर से देख पाओगे कि एक क्षेत्र को हरे रंग से रंगा गया है और तुम्हें पूर्वी समुद्र तट के साथ साथ एक क्रम में लाल बिंदु भी दिखाई देंगे। उसी तरह के कुछ बैंगनी और कुछ नीले रंग भी मिलेंगे। ये मानचित्र इस प्रशस्ति में प्राप्त जानकारियों के आधार पर बनाया गया है। और हरिसेन 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन करते हैं। ये आप सिक्कों पे समुद्रगुप्त को देख सकते हैं बीड़ा बजाते हुए। मानचित्र में हरे रंग का क्षेत्र आर्यव्रत के उन 9 शासकों का है जिन्हें समुद्रगुप्त ने हराकर उनके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया था। इसके बाद दक्षिणापथ के 12 शासक आते हैं। इनमें से भी कुछ की राजधानियों को दिखाने के लिए मानचित्र पर लाल बिंदु दिए गए हैं। और सबने हार जाने पर समुद्रगुप्त के सामने समर्पण किया और समुद्रगुप्त फिर से शासन करने की उन्हें अनुमति दे देता है। पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा बैंगनी रंग से रंगा गया है और इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, उत्तर पश्चिम के कई गण या संघ आते हैं। और ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे और उनकी आज्ञाओं का पालन करते थे तथा उनके दरबार में उपस्थित हुआ करते थे। और चौथे पे है ब्राह्म बाह्य इलाके के शासक, जिन्हें नीले रंग से रंगा गया है और संभवतः कुषाण तथा शक वंश के ये शासक थे।
और इनमें श्रीलंका के भी शासक थे। इन्होंने समुद्रगुप्त की अधीनता स्वीकार की और अपनी पुत्रियों का विवाह उससे कर दिया था। जैसा कि आप मानचित्र को देख सकते हैं, हरे वाले जितने भी हैं ये समुद्रगुप्त ने जीते थे, और जो लाल वाले हैं वो गुप्त वंश के द्वारा जीते गए नगर हैं। ये पूरा क्षेत्र विक्रम संवत 58 ईसा पूर्व के में प्रारंभ होने वाले विक्रम संवत को परंपरागत रूप से गुप्त राजा चंद्रगुप्त द्वितीय के नाम से जोड़ा जाता है, और ऐसा कहा जाता है कि उन्होंने शकों पर विजय के प्रतीक के रूप में इस संवत की स्थापना की तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। तो किसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? राजा चंद्रगुप्त द्वितीय ने। वंशावलियां, अधिकांश प्रस्तुतियां शासकों के पूर्वजों के बारे में भी बताती हैं, और ये प्रशस्ति समुद्रगुप्त के प्रति प्रापितामह, पितामह यानी कि परदादा, दादा, पिता और माता के बारे में बताती है। उनकी माता का नाम कुमार देवी, जो कि लिच्छवीगढ़ की थी, और उनके पिता चंद्रगुप्त गुप्त वंश के पहले शासक थे, जिन्होंने महाराजाधिराज जैसी उपाधि धारण की थी। समुद्रगुप्त ने भी ये उपाधि धारण की, और उनके दादा और परदादा का महाराजा के रूप में ही उल्लेख है, और इससे ये आभास मिलता है कि धीरे धीरे इस वंश का महत्व बढ़ता गया था। समुद्रगुप्त के बारे में हमें उनके बाद के शासकों जैसे कि उनके बेटे चंद्रगुप्त द्वितीय की वंशावली से भी जानकारी मिलती है, और उनके बारे में अभिलेखों और सिक्कों से पता चलता है। उन्होंने पश्चिम भारत में सैन्य अभियान से अंतिम शासक को परास्त किया, और बाद में ऐसा विश्वास किया जाने लगा कि उनका दरबार विद्वानों से भरा हुआ था। हर्षवर्धन तथा हर्ष चरित्र, जिस तरह गुप्त वंश के शासकों में अभिलेखों तथा सिक्कों का पता चलता है, उसी तरह कुछ अन्य शासकों के बारे में भी उनकी जीवनी से पता चलता है। और ऐसे ही राजा हर्षवर्धन थे, जिन्होंने करीब 1400 साल पहले शासन किया, और उनके दरबारी कवि बाणभट्ट ने संस्कृत में उनकी जीवनी हर्ष चरित्र लिखी थी। इसमें हर्षवर्धन की वंशावली देते हुए उनके राजा बनने तक का वर्णन है, और चीनी यात्री स्वान, जिनके बारे में तुमने अध्याय 8 में पढ़ा है, काफी समय के लिए हर्षवर्धन के दरबार में रहे हैं, और उन्होंने वहां जो कुछ देखा उसका विस्तृत विवरण दिया है। हर्ष अपने पिता के सबसे बड़े बेटे नहीं थे, पर अपने पिता और बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर थानेसर के राजा बने। उनके बहनोई कन्नौज के शासक थे, और जब बंगाल के शासक ने उन्हें मार डाला तो हर्ष ने कन्नौज को अपने अधीन कर लिया, और वह बंगाल पर आक्रमण कर दिया। मगध तथा संभवतः बंगाल को भी जीतकर उन्हें पूर्व में जितनी सफलता मिली उतनी सफलता अन्य जगहों पर नहीं मिल पाई। जब उन्होंने नर्मदा नदी को पार कर दक्कन की ओर आगे बढ़ने की कोशिश की, तब चालुक्य नरेश पुलकेशिन द्वितीय ने उन्हें रोक दिया था। पल्लव, चालुक्य तथा पुलकेशिन द्वितीय की प्रशस्तियां। इस काल में पल्लव और चालुक्य दक्षिण भारत के सबसे महत्वपूर्ण राजवंश थे, और पल्लवों का राज्य उनकी राजधानी कांचीपुरम के आसपास के क्षेत्रों में लेकर कावेरी नदी के डेल्टा तक फैला हुआ था, जबकि चालुक्यों का राज्य कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच स्थित था। चालुक्यों की राजधानी ऐहोल थी, और ये एक प्रमुख व्यापारिक केंद्र था। धीरे धीरे ये एक धार्मिक केंद्र भी बन गया, और जहां कई मंदिर थे। पल्लव और चालुक्य एक दूसरे की सीमाओं का अतिक्रमण करते थे, और मुख्य रूप से राजधानियों को निशाना बनाया जाता था, जो समृद्ध शहर से थे। पुलकेशिन द्वितीय सबसे प्राचीन प्रसिद्ध चालुक्य राजा थे, और उनके बारे में हमें दरबारी कवि रवि कीर्ति के द्वारा रचित प्रशस्ति से पता चलता है।
इसमें उनके पूर्वजों, खास तौर से पिछली 4 पीढ़ियों के बारे में बताया गया है कि पुलकेशिन द्वितीय को अपने चाचा से ये राज्य मिला था। रवि कीर्ति के अनुसार उन्होंने तथा पश्चिम दोनों समुद्र तटीय इलाकों में अपने अभियान चलाए गए थे और इसके अतिरिक्त उन्होंने हर्ष को भी आगे बढ़ने से रोका था। हर्ष का अर्थ होता है आनंद, और कवि का कहना है कि इस पराजय के बाद हर्ष अब हर्ष नहीं रहा। पुलकेशिन द्वितीय ने पल्लव राजा के ऊपर भी आक्रमण किया और जिसे कांचीपुरम की दीवार के पीछे शरण लेनी पड़ी थी। पर चालुक्यों की विजय अल्पकालीन थी और लड़ाई से दोनों वंश दुर्बल होते गए। पल्लवों और चालुक्यों को अंततः राष्ट्रकूट तथा चोल वंशों ने समाप्त कर दिया और इसके बारे में तुम कक्षा 7 में पढ़ोगे। इन राज्यों का प्रशासन कैसे चलता था? पहले के राजाओं की तरह इन राजाओं के लिए भी भूमि कर सबसे महत्वपूर्ण बना रहा। प्रशासन की प्राथमिक इकाई गांव होते थे, लेकिन धीरे धीरे कई नए बदलाव आए। राजाओं ने आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक या सैन्य शक्ति रखने वाले लोगों का समर्थन जुटाने के लिए कई कदम उठाए और उदाहरण के तौर पर कुछ महत्वपूर्ण प्रशासकीय पद अनुवांशिक बन गए, अर्थात बेटे अपने पिता का पद पाते गए। और जैसे कि कवि हरिसेन ने अपने पिता की तरह महादंडनायक अर्थात मुख्य न्याय अधिकारी थे। कभी कभी एक ही व्यक्ति कई पदों पर कार्य करता था, जैसे कि हरिसेन एक महादंडनायक होने के साथ साथ कुमारामात्य अर्थात एक महत्वपूर्ण मंत्री और एक संधि विग्रहित अर्थात युद्ध और शांति के विषय का भी केंद्र मंत्री था। और संभवतः वहां के स्थानीय प्रशासन में प्रमुख व्यक्तियों का बहुत बोलबाला था और इनमें नगर श्रेष्ठ यानी मुख्य बैंकर या शहर का व्यापारी, सार्थवाह यानी व्यापारियों के काफिले का नेता, प्रथम कुलिक अर्थात मुख्य शिल्पकार तथा कायस्थों यानी लिपिकों का प्रधान लोग रहते थे। और इस तरह की नीतियां कुछ हद तक प्रभावशाली होती थी, पर समय के साथ साथ इनमें कुछ व्यक्ति इतने शक्तिशाली हो जाते थे कि अपना स्वतंत्र राज्य स्थापित कर लेते थे। एक नए प्रकार की सेना। कुछ राजा सभी पुराने राजाओं की तरह एक सुसंगठित सेना रखते थे, जिसमें हाथी, घुड़सवार, रथ और पैदल सिपाही होते थे। पर इसके साथ साथ कुछ सेना नायक भी होते थे जो आवश्यकता पड़ने पर राजा को सैनिक सहायता दिया करते थे, और इन सेना नायकों को कोई नियमित वेतन नहीं दिया जाता था। बदले में कुछ भूमि दान दिया जाता था और दी गई भूमि से ये कर वसूलते थे, जिससे वे सेना तथा घोड़ों की देखभाल किया करते थे और साथ ही वे इससे युद्ध के लिए हथियार जुटाते थे। इस तरह के व्यक्ति सामंत कहलाते थे और जहां कहीं भी शासक दुर्बल होते थे, ये सामंत स्वतंत्र होने की कोशिश करते थे। दक्षिण के राज्यों में सभाएं। पल्लवों के अभिलेखों में कई स्थानीय रहवाव की चर्चा है और इसमें से एक था ब्राह्मण भूस्वामियों का संगठन, जिसे सभा कहते हैं। ये सभाएं उप समितियों के जरिए सिंचाई, खेती बाड़ी से जुड़े विभिन्न काम, सड़क निर्माण, स्थानीय मंदिरों की देखरेख आदि का काम करती थी। और जिन इलाकों के भूस्वामी ब्राह्मण नहीं थे, वहां उर नामक सब ग्राम सभा के होने की बात कही गई है। नगरम व्यापारियों के एक संगठन का नाम था और संभवतः इन सभाओं पर धनी तथा शक्तिशाली भूस्वामियों और व्यापारियों का नियंत्रण था, और इसमें बहुत सी सब स्थानीय सभाएं भी शताब्दियों का काम करती रहीं। उस जमाने में आम लोग, जनसाधारण के जीवन की थोड़ी बहुत झलक हमें नाटकों तथा कुछ अन्य स्रोतों से मिलती है। चलो इसको भी कुछ उदाहरण देखते हैं। कालिदास अपने नाटकों में राज दरबार के जीवन के चरित्र के लिए प्रसिद्ध हैं, और इन नाटकों में एक रोचक बात यह है कि राजा और अधिकांश ब्राह्मणों को संस्कृत बोलते हुए दिखाया गया है, जबकि अन्य लोग तथा महिलाएं प्राकृत बोलते हुए दिखाई गई हैं। उनका सबसे प्रसिद्ध नाटक अभिज्ञान शाकुंतलम है, और दुष्यंत नामक एक राजा और शकुंतला नाम की एक युवती की प्रेम कहानी है। और इस नाटक में एक गरीब मछुआरे के साथ राजकुमार
कर्मचारियों के दुर्व्यवहार की बात कही गई है। चीनी तीर्थयात्री फासियन का ध्यान उन लोगों की दुर्गति पर भी गया जिन्हें ऊंचे और शक्तिशाली लोग अछूत मानते थे। इन्हें शहरों से बाहर रहना पड़ता था और वे लिखते थे कि अगर इन लोगों को शहर या बाजार के भीतर आना होता था तो सभी को आगाह करने के लिए ये लकड़ी के एक टुकड़े पर चोट करते रहते थे और ये आवाज़ सुनकर ये लोग सतर्क होकर अपने को छू जाने से या किसी भी संपर्क में आने से बचाते थे। और एक जगह पर बाणभट्ट के द्वारा अभियान पर निकली राजा की सेना का बड़ा सजीव चित्रण किया गया है। राजा बड़ी मात्रा में साजो सामान लेकर यात्रा करते थे। इनमें हथियारों के अतिरिक्त रोजमर्रा का सामान में उपयोग आने वाली चीजें जैसे कि बर्तन, असबाब, खाने पीने का सामान, बकरी, हिरण, खरगोश, सब्जियां आदि विभिन्न प्रकार की चीजें शामिल होती थी और ये सारी चीजें ठेले गाड़ियों पर या ऊंटों तथा हाथियों जैसे सामान ढोने वाले जानवरों की पीठ पर लादकर ले जाई जाती थी। और इस विशाल सेना के साथ साथ संगीतकार नगाड़े, बिगुल, तुरही बजाते हुए चलते रहते थे। रास्ते में पड़ने वाले गांवों को उनका सत्कार करना पड़ता था और वे दही, गुड़, फूलों का उपहार लाते थे तथा जानवरों का चारा भी खिलाया जाता था। ये सेनाएं अपने पीछे विनाश और विध्वंस की निशानी छोड़ती हुई जाती थीं। अक्सर गांव वालों की झोपड़ियां हाथी के द्वारा कुचल डालते थे और व्यापारियों के इस काफिले के में जुते बैल इस हलचल भरे माहौल से भरकर भाग खड़े होते थे। बाणभट्ट लिखते हैं कि पूरी दुनिया धूल के गर्त में डूब जाती थी। तो आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी। क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को लाइक और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए। मिलते हैं कल अगली क्लास के साथ।